गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं। और टॉपिक जो है अपना, आज मॉक टेस्ट के क्वेश्चन चल रहे थे जनरल साइंस के, तो अभी और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं आगे। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। ठीक है, कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। यहाँ पे अगर आप कहोगे कि सर आरएनए नाइट्रोजन क्षार क्या होता है, तो ये नाइट्रोजन बेस जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, नाइट्रोजन बेस। तो फर्स्ट जो है अपने पास क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा क्षार पाया जाता है। तो भाई क्षार का मतलब होता है बेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जो है वो कौन सा पाया जाता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका राइट आंसर, तो आपको एक चीज बता देता हूं कि इसका जो आंसर आएगा वो यूरेसिल होता है। यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल। एक चीज और आपको बता देता हूं, मैं कंफर्म कर दूं कि ये एक ऐसा नाइट्रोजन बेस होता है जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि डीएनए में इसकी जगह है, यूरेसिल की जगह क्या प्रेजेंट होता है। तो क्या प्रेजेंट होता है भाई? थायमीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? थायमीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आपने पास क्वेश्चन पूछे कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, तो नाइट्रोजन क्षार अगर पूछे तो आपको यही बताना है कि आरएनए में अगर पूछे तो यूरेसिल पाया जाता है, और अगर डीएनए में पूछे तो कौन सा पाया जाता है? यूरेसिल की जगह यूरेसिल नहीं पाया जाएगा डीएनए के अंदर। डीएनए में क्या मिलेगा आपको? थायमीन मिलेगा, थायमीन। ठीक है, क्योंकि ये एक नाइट्रोजन बेस जो होते हैं हमारे, ये जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके अंदर होता है भाई नाइट्रोजन बेस। ठीक है, दूसरी बात और बता देता हूं मैं आपको, वैसे टोटल जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो होते कितने हैं? तो 4 ही पाए जाते हैं। डीएनए में भी कितने पाए जाते हैं? 4 ही। और आरएनए में भी कितने पाए जाते हैं? 4 ही। ठीक है, डीएनए में जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ए, जी, टी, सी। ठीक है, ए का मतलब होता है एडनिन, एडनिन। जी का मतलब होता है गुआनिन, गुआनिन। टी का मतलब होता है थायमिन, और सी का मतलब होता है साइटोसिन, साइटोसिन। ये चारों कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भाई अपने पास डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो आरएनए में पूछ ले, ये सारे के सारे क्या है अपने पास? नाइट्रोजन बेस ही है। कौन कौन से? एडनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, हाँ, ये काफी बार पूछ लिया जाता है ए और टी के बीच जो है वो कितने बॉन्ड होते हैं भाई, तो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। और जी और सी के बीच में पाए जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे किस तरीके से कि ए और टी जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसमें कुल कितने बॉन्ड पाए जाते हैं। तो बॉन्ड भाई पूछे तो कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड किस में पाए जाते हैं? जी और सी के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रख लेना। दूसरी चीज एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जो डीएनए होता है अपना, ठीक है, उसके अंदर ए, टी, जी, सी ये नाइट्रोजन बेस मिलेगा। लेकिन अगर आरएनए की बात करें तो यहाँ पे जो ये थायमिन है ये यहाँ पे आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगा। इसकी जगह आपको क्या देखने को मिलेगा? यूरेसिल। क्या देखने को मिलेगा भाई? यूरेसिल। ठीक है, ये बात हमेशा आप नोट कर लेना। नाइट्रोजन बेस अगर पूछे कि आरएनए में कौन सा पाया जाएगा, तो यूरेसिल पाया जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि भाई शुगर कौन सा पाया जाता है आरएनए के अंदर, आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन कि आरएनए के अंदर जो है वो कौन सा शुगर पाया जाता है। तो राइबो शुगर पाया जाता है। कौन सा शुगर पाया जाता है? राइबो शुगर। अगर आपसे पूछ ले कि आरएनए के अंदर कौन सा शुगर, शुगर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शर्करा, कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो राइबो शुगर पाया जाता है, राइबो शुगर। ठीक है, राइबो शुगर को अगर कहे कि काफी स्टूडेंट कह देते हैं कि सर राइबो शुगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ, वहां पे क्या दिया हुआ था? राइबोज। तो भाई राइबोज भी यहाँ पे राइट है।
या तो राइबोज मिलेगा, राइबोज का मतलब भी राइबो शुगर होता है और राइबो शुगर है भाई, ठीक है। तो अगर राइबो शुगर आपको दिया हुआ नहीं मिले ऑप्शन में, राइबोज मिल जाता है, तो यहाँ पे राइबोज राइट कर देना, क्योंकि ये राइट आंसर रहेगा अपने पास, ठीक है। बेझिझक इसको आप चुन लेना। उसके बाद अगर बात की जाए तो आरएनए का हो गया। अगर डीएनए में शुगर पूछे तो डीऑक्सीराइबो शुगर। अगर डीएनए जो है उसके अंदर अगर शुगर पूछे आपसे कि कौन सा शर्करा यानी कि शुगर पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है भाई, डीऑक्सीराइबो शुगर, ठीक है। ये शुगर पाया जाता है भाई, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। एक चीज और बता देता हूं आपको कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी डीएनए की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नोट कर लेना इनको, ठीक है ना। यानी कि डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की अगर पूछे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है भाई। एसिड क्या होता है, एसिड तो सभी को पता ही होगा, क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जो है अपने पास ये पूछा था इसने, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया, क्या पाया जाता है भाई, यूरेसिल, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो काफी बार ये पूछ लिया जाता है कि आरएनए जो है, डीएनए की खोज किसने की भाई, तो डीएनए की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, वो वाटसन व क्रिक के द्वारा, वाटसन व क्रिक, क्रिक के द्वारा, ठीक है। संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी भाई, तो आरएनए जो डीएनए है उसकी संरचना की खोज भाई किसके द्वारा की गई थी, वाटसन व क्रिक के द्वारा। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आरएनए की फिर किसके द्वारा की गई थी भाई, तो मिस्चर्ड के द्वारा की गई थी, मिस्चर्ड, ठीक है, मिस्चर्ड। ये एक वैज्ञानिक का नाम था जिसके द्वारा आरएनए की खोज की गई थी। हालांकि काफी बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, जीन, क्योंकि डीएनए, आरएनए और जीन ये तीनों क्या है, ये तीनों भाई अपने पास, जैसे डीएनए क्रोमोसोम्स होता है, जब उसको जूम करके देखेंगे तो क्या नजर आएगा आपको, डीएनए, और डीएनए के बाद जूम करके देखेंगे तो क्या नजर आएगा आपको, जीन, क्या नजर आएगा, जीन। तो जीन की खोज किसके द्वारा की गई थी भाई, तो जीन की खोज की गई थी कि ग्रिगोर मेंडल के द्वारा, ग्रिगोर मेंडल, मेंडल के द्वारा। ग्रिगोर मेंडल ये एक ऐसा चिकित्सक वैज्ञानिक था जो, या चिकित्सक कह सकते हैं, जिसके द्वारा जीन की खोज की गई थी। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो जेनेटिक ब्लड, जो माता पिता से जो रोग चले जाते हैं, ठीक है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ऐसे जो रोग होते हैं भाई, ये कैसे होते हैं, सारे सारे जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक मतलब माँ बाप से बच्चों में, बच्चों से फिर आगे एक जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो यहाँ पे आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन एक ही था यहाँ पे, लेकिन इससे रिलेटेड कम से कम आपको, आपके पास 10 से 15 जो क्वेश्चन है वो और निकल के आए। तो आप इनको नोट कर लिया करो, क्योंकि ये सारे के सारे इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, क्योंकि जो है मॉक टेस्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोशिका का वह, कोशिका का वह कौन सा अंग है जो पानी को संचरित करता है। और ऑप्शन दे रखे हैं भाई, ऑप्शन दे रखा ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी दे रखा है रसधानी,
ऑप्शन सी दे रखा है राइबोसोम, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोशिका का वह अंग जो पानी को संचरित करता है। भाई कहने का अर्थ है कि अगर जैसे प्लांट सेल की बात करें, यानी कि जो पादप कोशिका होते हैं प्लांट सेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पादप कोशिका। ठीक है, क्या बोलते हैं, पादप कोशिका। एनिमल सेल को क्या बोलते हैं, जंतु कोशिका। ठीक है, इन दोनों के अंदर ही किसकी आवश्यकता पड़ती है, कॉमन सी बात है, किसकी आवश्यकता पड़ती है भाई, पानी की, वाटर की। ठीक है, काफी लोग कह देते हैं कि जो पानी की संचार यानी कि स्टोर करने की जो मात्रा है वो पादप कोशिका में ज्यादा होती है या फिर जंतु कोशिका में ज्यादा होती है। तो भाई आपको बता देता हूं कि पादप कोशिका जो है वो एक लार्ज अमाउंट में वाटर को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा जंतु कोशिका में नहीं होता। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या पूछा है इसने वही पूछा है कि कौन सा अंग है, यानी कि कौन सा पार्ट होता है, भाग होता है। ये सारे क्या है, कोशिका के भाग ही होते हैं भाई। राइबोसोम हो गया, रसदानी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है। रसदानी को क्या कहा जाता है, वैक्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैक्यूल्स। ठीक है, राइबोसोम को राइबोसोम ही कहा जाता है। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रसदानी रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई यही तो हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि जंतु कोशिका हो या फिर पादप कोशिका, इन दोनों में पानी को स्टोर करने का, यानी कि उसको स्टोर करने का कार्य कौन करता है, वो रसधानी करता है। हाँ, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पादप कोशिका या फिर जंतु कोशिका में किसका रसधानी ज्यादा बड़ा होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लार्ज अमाउंट में, यानी कि ज्यादा मात्रा के अंदर पानी को स्टोर करने का काम कौन करते हैं, पादप कोशिका, यानी कि प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल वो इसलिए कर लेते हैं, उनको पता है जब जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत के समय क्या है, वहां पे जब लगेगा कि भाई बिल्कुल सूखा हो गया है, तो उस दौरान क्या है, वो उस वाटर को अपने मिनरल्स के रूप में लेते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा अपने पास क्या रहेगा, रसधानी। ठीक है, जिसको वैक्यूल्स कहा जाता है, नंबर 1। उसके बाद कोई कहे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं हो सकता, भाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब जो सेल होता है भाई, वो एक प्रकार से सभी का एक पावर का काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, अगर रसदानी पूछे तो रसदानी का सिर्फ एक ही काम होता है, पानी को स्टोर करने का। ठीक है, स्टोर करने का, यानी कि संचार करने का भाई, उसको संचरित करने का। उसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि राइबोसोम जो है, तो भाई राइबोसोम प्रोटीन वगैरह का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। ठीक है, कौन, राइबोसोम। और उसके साथ साथ जो वसा है उसका भी निर्माण कौन करता है भाई, उसका निर्माण भी कौन करेगा, तो उसका निर्माण भी राइबोसोम करेगा। ठीक है, सबसे अहम भूमिका जो है, काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि इंसान जो श्वास लेता है, श्वास लेने के बाद क्या है, हमारे शरीर में एक क्रेब्स चक्कर जो है वो बनता है, क्रेब्स चक्कर, यानी कि क्रेब्स साइकिल जिसको कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी के निर्माण के बाद फिर ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज के निर्माण के बाद फिर एनर्जी का। ठीक है भाई, कहने का अर्थ है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, यानी कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि कोशिका का कौन सा अंग श्वसन क्रिया में काम करेगा भाई, कौन करेगा, तो फिर बता देना माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि क्रेब्स चक्र जो है वो कोशिका के किस भाग में प्रोसेस होता है, तो भाई कहाँ पे होगा, तो भी माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर आपसे पूछ ले कि 38 एटीपी का निर्माण भी कहाँ होता है,
तो कोशिका के कौन से भाग में होगा, तो भी माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोज का निर्माण कोशिका के कौन से भाग में होगा, तो भी माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी का निर्माण, तो भाई वो भी कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है श्वसन, श्वास लेते हैं, श्वास लेने पर क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, क्या है, क्रेब्स चक्कर का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्कर के निर्माण के बाद क्या है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण का मतलब क्या होता है कि एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये 38 एटीपी का जब निर्माण होता है तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का निर्माण होगा। ग्लूकोज जब टूटेगा तो भाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी के अंदर। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। नंबर 1। दूसरी चीज, एक बात सबसे बड़ी पता है यहाँ पे क्या है कि काफी बार पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी भाई, तो किसके द्वारा की गई थी, रिचर्ड अल्टमन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, रिचर्ड अल्टमन के द्वारा। ये बात हमेशा आप ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसके द्वारा हुई थी भाई, रिचर्ड अल्टमन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा हुई थी, तो क्या बताएंगे, तो बताना है रिचर्ड अल्टमन के द्वारा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरोक्रोम का निर्माण कब होता है। इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन ये भी, यूरोक्रोम का निर्माण कब होता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको मिलेगा क्या, WBC की मृत्यु होने पर, ऑप्शन बी मिलेगा RBC की मृत्यु होने पर, RBC की मृत्यु होने पर भाई। ऑप्शन सी मिल जाएगा आपको प्लेटलेट्स की मृत्यु। ऑप्शन डी भाई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सोचो और देखो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको एक बात बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड किससे है, हमारी जो किडनी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यूरोक्रोम क्या है, यूरोक्रोम एक रोग होता है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि जब इंसान के बॉडी के अंदर RBC का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन होता है, लगभग 120 दिन। ठीक है, रेंज में पूछे तो 115 से 125 दिन, 130 दिन ऐसे मिल जाता है, लेकिन अगर एवरेज में पूछे तो भाई लगभग 120 दिन जो है वो RBC की मृत्यु होने में लगता है। RBC का जीवन काल अगर पूछे तो कितना होता है, 120 दिन बताना है। कितना बताना है, 120 दिन। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर अपना ये रहेगा कि RBC की मृत्यु होने पर, जब RBC मर जाते हैं तो उस दौरान क्या है, यूरोक्रोम का निर्माण होता है। यूरोक्रोम का निर्माण मतलब कि जो यूरिन होता है, जो जिसको मूत्र बोला जाता है, उसका कलर ही चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि भाई इसको किस प्रकार का रोग हो गया, ये किससे क्षतिग्रस्त है भाई, यूरोक्रोम से। समझ गए। तो मेनली यहाँ पे जो है RBC की मृत्यु होने पर जो है यूरोक्रोम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, या फिर क्वेश्चन दिया मिलेगा आपको, यूरोक्रोम का संबंध होता है, नीचे आप ऑप्शन में दे दिया WBC की मृत्यु होने पर, RBC की मृत्यु होने पर, प्लेटलेट्स की मृत्यु होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा अपना RBC का। ठीक है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये तीन क्या होते हैं, ये ब्लड के ही भाग होते हैं। क्या है, ये ब्लड के भाग हैं। ठीक है, यानी कि रक्त के भाग होते हैं। अब कोई कहेगा कि सर ये रक्त के भाग होते हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपको एक बात बता देता हूं, ब्लड के दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा जो भाग होता है उसको कहा जाता है क्या, कार्पल्स, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है भाई, रुधिराणु। क्या कहा जाता है, रुधिराणु। ठीक है,
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास ये बनेगा कि आरबीसी जो है वो रक्त के किस भाग में भाग से संबंध रखती है। तो भाई संबंध किससे रखेगी, कार्पल से यानी कि रुधिराणु से। अगर डब्ल्यूबीसी पूछे तो भी किससे संबंध रखती है भाई, तो भी रुधिराणु से। अगर पूछे प्लेटलेट्स जो है वो किससे संबंध रखती है, प्लेटलेट्स भी भाई किससे संबंध रखेगी, प्लेटलेट्स भी संबंध रखेगी अपने यानी कि ब्लड जो है उसका जो भाग होता है जिसको रुधिराणु हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कार्पल्स बोला जाता है। ठीक है, अब एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, यानी कि ये लगभग जो है 40 से 45% इसकी यानी कि ब्लड का जो हिस्सा होता है इतनी रेंज इसकी होती है, और इसकी होती है भाई 55 से 60, यानी कि ये परसेंटेज रेशियो होता है इसका ब्लड के दो भाग ही होते हैं। एक होता है प्लाज्मा जिसकी रेशियो परसेंटेज देखा जाए तो कितना होगा, 55 से 60% होता है। और अगर वही आपसे पूछ ले कि रुधिराणु में, तो भाई रुधिराणु में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स जो होती है वो। ठीक है, तो मेनली चीज क्या है यहाँ पे 40 से 45% जो है वैल्यू होती है किसकी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। ठीक है, प्लाज्मा जो है इसके अंदर जो फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रोनिजेन नामक जो प्रोटीन पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर। किसमें पाई जाती है, प्लाज्मा में। प्रोथ्रोम्बिन भी कहाँ पाई जाती है, ये प्रोटीन के नाम है प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी कहाँ पाई जाती है भाई, ये भी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों की सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन की, इन दोनों की सबसे बड़ी अहम भूमिका अगर पूछे आपसे तो कहाँ होती है भाई, तो रक्त का थक्का बनने में, रक्त का थक्का बनने में। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, तो क्लियर, आई होप। हाँ, जब टॉपिक आपका होगा तो ब्लड का जब पूरा टॉपिक चलेगा तो उसके अंदर जो है ब्लड जो है उसकी खोज किसके द्वारा की गई, कब की गई थी, पहली बार। ठीक है, और ब्लड को यानी कि संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज के नाम से संयोजी ऊतक भी इसको कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी को यानी कि शरीर को जोड़ के रखता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जब टॉपिक वाइज करवाएंगे तो बढ़िया तरीके से आपके कवर हो जाएंगे। अभी 8-10 दिन आप जो है इसके मॉक टेस्ट कर लो, क्योंकि अभी एग्जाम जो है वो आया हुआ है अपने इसका एनटीपीसी का, रेलवे का, तो उसमें कुछ थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आया हुआ है, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है, या फिर हार्मोन विटामिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है। तो भाई हार्मोन विटामिन कहा जाता है किस विटामिन को, तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन ये। ठीक है, तो भाई सबसे बड़ी बात, एक बात आपको मैं आज बता देता हूं, विटामिन की अगर बात की जाए तो भाई विटामिन की खोज किसने की, फंक ने। अगर पूरा नाम पूछे तो कासिमिर फंक। ठीक है, कासिमिर फंक। ठीक है ना। उसके बाद देखो, इस पे एक क्वेश्चन काफी बार आता है कि विटामिन जो है हार्मोन विटामिन के नाम से कौन सी विटामिन को जाना जाता है। तो विटामिन टोटल कितनी होती है, ए बी सी डी ई और के। ठीक है, ये सारी विटामिन होती है। हालांकि बी विटामिन के क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ग्रुप होते हैं, उसके समूह होते हैं। कौन कौन से होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 सॉरी। ठीक है, ये जो विटामिन है ये सारे कॉम्प्लेक्स ग्रुप किसके होते हैं, ये सारे होते हैं बी के, क्योंकि बी के ही है, बी 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 आपको दिखाई दे रहा होगा, सी थोड़ी आ रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 और 13, क्योंकि बी तो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी तो इसके साथ ही जुड़ जाएगा ना, 10 11 10
11, 12 और 13, यानी कि 13 विटामिन अपने पास यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो टोटल विटामिन की अगर संख्या पूछे तो कितनी होंगी अपने पास, 13 ही होती है इसमें। अब क्वेश्चन था कि किस विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर रहेगा विटामिन डी। भाई बात ध्यान रखना हमेशा, हार्मोन विटामिन के नाम से अगर किसी को जाना जाता है तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम अगर पूछे, विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम जो है इसका क्या होगा भाई, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, रिकेट्स नाम का रोग होता है भाई, इससे क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, रिकेट्स नामक रोग। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग भाई, तो कौन होने वाला रोग कौन है, रिकेट्स। अगर पूछे कि इसका रासायनिक नाम, तो कैल्सीफेरॉल ही है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। एक चीज और बता देता हूं, इसमें रिकेट्स की जो रोग होता है, इसमें दो प्रकार के रोग होते हैं। एक होता है ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, और एक होता है ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस। भाई आपको लग रहा होगा कि सर ये ओस्टियो मतलब है क्या ये, तो भाई ये ओस्टियो जो वर्ड होता है ना, ओस्टियो शब्द जो है, OESTEO, ओस्टियो, जिसको हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं ओस्टियो। ठीक है, ये जो ओस्टियो है ये संबंध किससे रखता है, तो ये रखता है बोन से, यानी कि हड्डियों से। अगर क्वेश्चन कभी आ भी जाए कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ बोन्स, तो भाई ओस्टियोलॉजी क्या कहा जाता है, ओस्टियोलॉजी क्या कहा जाता है, ओस्टियोलॉजी। आई, ठीक है, इसलिए ओस्टियो का मतलब होता है बोन्स, हड्डियों से संबंधित जो रोग होते हैं। तो रिकेट्स में दो ऐसे रोग होते हैं कॉमनली जो पाए जाते हैं, एक का नाम है ओस्टियोमलेशिया, दूसरे का नाम है ओस्टियोपोरोसिस। दोनों ही रोगों में क्या होता है कि अस्थियों का मुड़ जाना, एक तो अडल्ट में और एक बच्चों में, यानी कि एक वयस्क में एक बच्चों के अंदर। एक तो जो जैसे हम कहते हैं कि भाई वयस्क यानी कि जो बड़े होते हैं उनमें, एक बच्चों के अंदर। तो ये जो रोग होते हैं ओस्टियोमलेशिया और ओस्टियोपोरोसिस, ये दोनों रोग जो हैं वो किस केस में आते हैं, रिकेट्स नामक रोग के ही रोग के ये भाग होते हैं, जो कि एक प्रकार से हड्डियों से संबंधित होने वाले रोग होते हैं। कौन कौन से, ओस्टियोमलेशिया भी और ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ये था अपने पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। टोटल अगर विटामिन पूछे तो 13 होंगे, बी के कॉम्प्लेक्स ग्रुप पूछे तो कितने होंगे, बी के होंगे 8, बी के होंगे 8। बस ये हमेशा ध्यान रखना है कि B4 जो है वो भी नहीं रहेगा और B8 जो है वो भी नहीं रहेगा। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है, घुलनशील विटामिन, तो भाई घुलनशील जो है दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में, ठीक है, एक जल में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होते हैं, तो भाई जल में घुलनशील विटामिन होते हैं B और C। ठीक है, जल में अघुलनशील विटामिन अगर पूछ ले, अघुलनशील विटामिन, तो भाई जल में अघुलनशील विटामिन जो घुलेंगी नहीं, घुल तो ये जाएंगी, बाकी को छोड़ के सारी क्या रहेंगी, अघुलनशील, A, D, E और K। ठीक है, ये जो है अघुलनशील रहेगा। उसके बाद अगर पूछे कि वसा के अंदर, तो वसा के अंदर जो है भाई वो क्या रहेगा, KEDA। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, KEDA। ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है रक्त दबाव के मापने का यंत्र का नाम बताना है कि कौन से, जैसे हम आपको बता दें कि ब्लड प्रेशर जो है उसको किस, यानी कि यंत्र यानी कि मशीन जो होती है उसे मापा जाता है भाई। तो ऑप्शन अगर आपको जो दिए गए हैं वो फर्स्ट ऑप्शन ये दिया गया है सिस्मोग्राफ, बी ऑप्शन दे रखा है बैरोमीटर, और सी ऑप्शन जो है वो दे रखा है स्फिग्मोमीटर।
मैनोमीटर, मैनोमीटर, और डी जो ऑप्शन दे रखा है वो है इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये काफी बार। देखो स्फिग्मोमैनोमीटर, क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर जो होता है यानी कि रक्त के दाब को मापने का जो यंत्र होता है वो पूछा है आपसे, तो आपको बता देता हूं, ये आएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो एक प्रकार से एक रक्त यानी कि ब्लड प्रेशर को जो मापने का यंत्र है वो है स्फिग्मो। इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में अगर आपको समझ ना आया हो। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर, इसके द्वारा जो है ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। बैरोमीटर वगैरह जो है ये सभी को पता है भाई, बैरोमीटर जो है वो भूकंप को मापने का